या जरा कल्पना कीजिए कि किसी इंसान का बैंक खाता पूरी तरह से खाली हो गया है। मतलब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वो एकदम सड़क पर आ गया बहुत भयानक स्थिति है। है ना। और वो इसी भारी तनाव में अपने घर की सफाई कर रहा है, और अचानक अचानक एक पुरानी अलमारी के कोने में उसे एक भूली बिसरी पासबुक मिलती है। अरे वाह। हाँ, और उसमें उसके जीवन भर की सबसे बड़ी जमा पूंजी सुरक्षित है। मतलब वो कभी कंगाल था ही नहीं। बस उस भारी दबाव ने उसके दिमाग पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया था जिसने उसकी पूरी वास्तविकता को ही बदल कर रख दिया था। बिल्कुल, और ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। सही कहा। और द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में आज हम इसी मानसिक पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे। हम नॉर्मन विंसेंट पील की उस क्लासिक किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के मूल दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो इस विचारधारा में बिल्कुल नए हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, ये विचारों के कंट्रोल रूम को चलाने का एक मैनुअल है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मैं सोच रहा था जब हम इस किताब की बात करते हैं तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत ज़रूरी है ना? हाँ, और मैं यही कहना चाह रही थी कि ये स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये किताब 1952 में पहली बार आई थी। 1952, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद। बिल्कुल। तब दुनिया उस भारी युद्ध के आघात से बस बाहर निकल ही रही थी। लोगों के जीवन में बहुत अनिश्चितता थी, डर था और एक गहरी निराशा छाई हुई थी। तो पील का ये दर्शन कोई सिर्फ अच्छा महसूस करने या खुद को झूठी तसल्ली देने वाली बात नहीं थी। मतलब ये कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं थी। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। उन्होंने एक ऐसा व्यावहारिक मानसिक विज्ञान दिया जो उस दौर के लोगों को, और अगर हम आज की बात करें तो आज के हमारे आधुनिक बहुत ही तनावग्रस्त कार्यस्थलों में काम करने वाले लोगों को भी अपने उस बिखरी हुई ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाने का तरीका बताता है। जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलने की ताकत। हाँ, एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखने की तकनीक है ये। यार, युद्ध के बाद का वो समय और आज का ये भारी कॉर्पोरेट दबाव, हम्म। मुझे लगता है दोनों में एक बात तो बिल्कुल समान है। हम्म। इंसान का खुद की क्षमताओं पर से ही विश्वास उठ जाना। बिल्कुल, तनाव वहीं से तो शुरू होता है। हाँ, और इसलिए मुझे लगता है कि तनाव या काम के माहौल की बात करने से पहले हमें सबसे बुनियादी चीज को ठीक करना होगा। मतलब हम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हैं। जब तक वो हीन भावना या कहें कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दूर नहीं होता, बाहर की कोई तकनीक काम नहीं करेगी। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब इस पूरे दर्शन की जो नींव है ना, वो आत्मविश्वास ही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये हीन भावना इंसान के मस्तिष्क को एकदम पंगु बना देती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? पील खुद अपने शुरुआती जीवन में इस हीन भावना के बहुत बड़े शिकार थे। सच में? मतलब जिस इंसान ने दुनिया को पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई, वो खुद हीन भावना का शिकार था, अजीब लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद भी जगाता है कि अगर वो अपनी इस मानसिक कमजोरी से पार पा सकते हैं तो कोई भी पा सकता है। बिल्कुल पा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से हार मान चुका होता है, मतलब हताश होता है, तो वो इस चक्कर को कैसे तोड़ता है? क्योंकि किताब में एक 52 वर्षीय व्यक्ति की कहानी का जिक्र है जो कुछ ऐसी ही स्थिति में पील के पास आया था। हाँ, वो कहानी बहुत पावरफुल है। वो 52 वर्षीय व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका था और उसने पील से आकर कहा कि उसने जीवन में सब कुछ खो दिया है। मतलब दोबारा शुरुआत करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझे ना, तो जब इंसान इतने भारी संकट में होता है तो मस्तिष्क का जो एमिगडाला होता है, जो हमारे डर और भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वही। और ये एक तरह का टनल विजन पैदा करता है जहां इंसान को सिर्फ नुकसान दिखाई देता है और कुछ नहीं। पील ने इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत ही समझदारी से तोड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस व्यक्ति को कोई सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उसे एक खाली कागज दिया और उससे उसकी संपत्तियों या एसेट्स की सूची बनाने को कहा। ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है, क्योंकि मतलब जब हम कागज पर सूची बनाते हैं तो हम अनजाने में ही अपने मस्तिष्क के तार्किक हिस्से यानी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसे एक्टिवेट कर रहे होते हैं। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो ये प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। जब उसने तथ्यों को कागज पर उतारना शुरू किया तो तस्वीर ही बदल गई। पता चला कि उसकी पत्नी 30 साल से उसके साथ मजबूती से खड़ी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके 3 प्यार करने वाले बच्चे हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। उसकी सत्यनिष्ठा पर कोई दाग नहीं है, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। ये सब देखकर उस व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। मतलब उसे एहसास हुआ कि दोबारा शुरुआत करने के लिए तो बहुत कुछ है। बिल्कुल।
और इसी संदर्भ में ना मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मेनिंजर का एक सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा दृष्टिकोण है। मतलब फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन हम उन्हें देखते कैसे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। एकदम सही। उस व्यक्ति का आर्थिक रूप से हारना एक फैक्ट था, लेकिन उसका ये दृष्टिकोण कि सब कुछ खत्म हो गया है, ये असल में उसे फिर से खड़ा होने से रोक रहा था। ये तो बिल्कुल उसी बैंक पासबुक वाले उदाहरण की तरह है जिससे हमने अपनी चर्चा शुरू की थी। मतलब संपत्तियां तो हमेशा से वहीं मौजूद थीं, लेकिन भारी तनाव ने एक ऐसा अंधापन पैदा कर दिया था कि वो सब गायब लग रही थीं। बिल्कुल वही बात है। तो एक बार जब कोई व्यक्ति इस टनल विजन से बाहर आ जाता है और अपने असली एसेट्स को पहचान लेता है, तो सवाल ये उठता है कि इस नए कॉन्फिडेंस को एक बहुत ही नेगेटिव और भारी दबाव वाले माहौल में कैसे इस्तेमाल किया जाए। मान लीजिए कोई ऑफिस है या बिजनेस है जहां बहुत नेगेटिविटी है, वहां ये कैसे काम आएगा? इसके लिए पील ने एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक बताई है, जिसे वैक्यूम क्लीनर मेथड कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर, ये कैसे काम करता है? इसे एक लीडरशिप के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई टीम किसी नए प्रोजेक्ट या संकट को लेकर डरी हुई होती है, तो वो स्वाभाविक रूप से सिर्फ कमियां और खतरे ही देखते हैं। एक सफल लीडर क्या करता है? वो सवालों के जरिए अपने साथियों के दिमाग से उन सभी नकारात्मक विचारों और शंकाओं की धूल को खींच लेता है, बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। मतलब उन्हें बोलने का मौका देता है। हाँ, वो उन्हें अपनी चिंताएं व्यक्त करने का एक सुरक्षित मंच देता है। और जब उनका दिमाग उन डरावने विचारों से खाली हो जाता है, तब लीडर वहां शांति से सकारात्मक विचार और नए समाधान भर देता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक प्रैक्टिकल समस्या दिखाई दे रही है। क्या एक लीडर के लिए हर समय दूसरों के दिमाग की नकारात्मक धूल साफ करना थका देने वाला नहीं होता? मतलब ये तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। हाँ, मुझे पता है, लोग अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये तकनीक नकारात्मकता को सोखने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे हटाने के बारे में है। अच्छा। हाँ, वैक्यूम क्लीनर खुद उस कचरे को अपने अंदर थोड़ी रखता है, वो उसे सिस्टम से बाहर कर देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब एक लीडर लोगों की शंकाओं को सामने लाता है, तो वो शंकाएं अपनी ताकत खोने लगती हैं। और ऐसा करने से एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनता है जो सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करता है, मैग्नेटाइज करता है। मतलब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक डरी हुई टीम को साथ घसीटना ज्यादा थकाऊ है। बिल्कुल। इससे अंततः लीडर का काम आसान ही होता है। किताब में एक व्यवसायी की कहानी है जिसका बिजनेस डूबने की कगार पर था। वो बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा था और इस वजह से उसकी सोचने की क्षमता ही ब्लॉक हो गई थी। फिर उसने क्या किया? तब उसने एक अनोखा कदम उठाया। उसने भगवान के साथ एक साझेदारी कर ली, एक मर्जर कह लीजिए। भगवान के साथ साझेदारी मतलब क्या उसने काम करना ही छोड़ दिया? नहीं नहीं, काम करना नहीं छोड़ा। उसने बस वो जो हर चीज को कंट्रोल करने की हवस थी ना, और नतीजों की जो भयंकर चिंता थी, उसे छोड़ दिया। उसने मान लिया कि अब एक उच्च शक्ति उसके व्यवसाय की साझीदार है। ओहो, मतलब उसने अपना कॉग्निटिव लोड कम कर लिया। एग्जैक्टली। और जैसे ही उसने ये किया, उसका दिमाग शांत हो गया और उस शांति में नए आइडियाज ऐसे आने लगे जैसे टोस्टर से टोस्ट पॉप होकर बाहर आता है। उसका बिजनेस बच गया। कमाल है। और ऐसा सिर्फ बिजनेस में नहीं होता। टेनिस चैंपियन गोंजालेस का उदाहरण भी ऐसा ही है। खेल के मैदान पर भारी दबाव होता था, उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन वो कभी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देते थे। वो लचीलापन और शांति सच में बहुत पावरफुल है। लेकिन यार, हमने कार्यस्थल और खेल के मैदान पर तो इसके फायदे समझ लिए, पर अगर कोई नौसिखिया है, एक बिगिनर है, वो इसे अपनी दैनिक आदत में कैसे बदल सकता है? क्योंकि रातों रात तो कोई गोंजालेस बन नहीं सकता। हाँ, इसके लिए प्रॉपर मानसिक कंडीशनिंग की जरूरत होती है। और इसके लिए किताब में एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की कहानी है जो बहुत अच्छी है। ट्रैवलिंग सेल्समैन? हाँ, अब उसकी नौकरी ऐसी थी कि उसे लंबी लंबी ड्राइविंग करनी पड़ती थी और अकेलेपन में उसका सामना लगातार डर और हार के ख्यालों से होता था। यार, ये तो बहुत आम है। इंसान जब भी खाली बैठा होता है या ड्राइव कर रहा होता है, तो दिमाग में सबसे पहले पुरानी गलतियां या फ्यूचर के डर ही आते हैं। बिल्कुल। तो उसने इस लूप को तोड़ने के लिए क्या किया? अपनी कार के सनवाइजर पर कुछ प्रेरणादायक कार्ड लगा लिए। जैसे एक पर लिखा था, अगर भगवान हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? तो जब भी दिमाग नेगेटिव होने लगे उसे पढ़ लो। हाँ, ये एक तरह का कॉग्निटिव स्पीड बम था जो नेगेटिव विचारों को वहीं रोक देता था। मतलब ये तो पूरी तरह से एनवायरमेंटल कंट्रोल हो गया। अपने आसपास ऐसे ट्रिगर्स रखना जो आपको सही रास्ते पर रखें। और इसे और व्यवस्थित करने के लिए पील ने एक 10 कदम वाली दिनचर्या भी दी है। अच्छा, उसमें क्या है? इसमें सबसे अहम है विजुअलाइजेशन,
मतलब अपने दिमाग में सफलता की एक तस्वीर पक्की कर लेना। और दूसरा, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे जानबूझकर एक पॉजिटिव विचार से काटना। और एक बहुत जरूरी बात, कभी भी दूसरे लोगों से खौफसदा या ऑस्ट्रक मत होना। अरे, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी दिनचर्या वाले हिस्से में उस जिम इंस्ट्रक्टर की एक शानदार सलाह का जिक्र है। मुझे वो बहुत पसंद आई। हाँ, वो बार वाली सलाह। हाँ, अपना दिल बार के पार फेंक दो और तुम्हारा शरीर अपने आप उसके पीछे आ जाएगा। मतलब ये मुझे इतना सटीक लगा। मैं इसकी तुलना अक्सर किसी पानी के गड्ढे को कूदकर पार करने से करता हूँ। वो कैसे? मतलब अगर आप किनारे पर खड़े होकर झिझक रहे हैं, अपनी क्षमता पर शक कर रहे हैं, तो आप पक्का बीच में गिर जाएंगे। लेकिन आपको पहले अपना संकल्प, मतलब अपना दिल, उस पार ले जाना होता है। फिर शरीर तो बस एक मशीन की तरह उसे फॉलो करता है। ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। संकल्प ही सब कुछ है। लेकिन और पता है, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हर चुनौती के लिए लगातार इतनी ऊर्जा लगाना, बार बार खुद को पुश करना, क्या ये थका देने वाला नहीं लग सकता? मतलब हम बिना बर्नआउट के ये शक्ति कैसे बनाए रख सकते हैं? हाँ, ये तो है। आज की जो कॉर्पोरेट हसल कल्चर है, वो तो हमेशा भागते रहने को ही प्रमोट करती है। लेकिन पील कहते हैं कि असली शक्ति एक शांत मन से उत्पन्न होती है। वो एक आदत की बात करते हैं जिसे वो फ्यूमिंग और फ्रेटिंग कहते हैं। फ्यूमिंग और फ्रिटिंग मतलब अंदर ही अंदर उबलना और परेशान होना। हाँ, ये आदत आधुनिक जीवन में हमारे मन और आत्मा को छलनी कर देती है। एक नर्वस व्यवसायी की कहानी है इसमें। वो इतना तनाव में था कि एक होटल में बैठकर नर्व मेडिसिन ले रहा था। बाप रे, आज के टाइम में भी लोग नींद के लिए गोलियों पर निर्भर है। बिल्कुल। लेकिन जब उसके एक साथी ने उसे बाइबल का 23वां भजन पढ़ने को कहा और उसे शांत मन से ग्रहण करने को कहा, तो सिर्फ 15 मिनट की नींद के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से तरोताजा होकर उठा। सिर्फ 15 मिनट में? हाँ, क्योंकि उसकी थकावट शारीरिक नहीं थी, वो मानसिक घर्षण की वजह से थी। पील ने गोल्फ खेलते हुए भी ऐसा ही एक ज्ञान पाया था। गोल्फ में क्या हुआ था? उन्होंने महसूस किया कि द रफ इज ओनली मेंटल, यानी गोल्फ में जो लंबी घास या बाधा होती है वो केवल मानसिक है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। तो क्या बाधा केवल मानसिक है कहने का मतलब वास्तविकता को पूरी तरह नजरअंदाज करना है? मतलब अगर मेरी नौकरी चली गई है तो वो तो एक रियल प्रॉब्लम है ना, वो मानसिक कैसे हो सकती है? नहीं, वो वास्तविकता से भागने को नहीं कह गए। बाधा तो वास्तविक है, नौकरी जाना वास्तविक है, गोल्फ के मैदान की लंबी घास भी वास्तविक है। तो फिर मानसिक क्या है? उस बाधा को देखकर आप पर जो डर या पैनिक हावी हो रहा है ना, जो असर हो रहा है, वो मानसिक है। जब आप शांत होते हैं तो वो बाधा छोटी लगने लगती है और आप उसका बेहतर सामना कर पाते हैं। अच्छा, मतलब हमारा रिस्पॉन्स मानसिक है। बिल्कुल। और व्यावहारिक रूप से शांत होने के लिए वो दिन में कम से कम 15 मिनट पूर्ण मौन का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, जिसमें आप शांत दृश्यों की कल्पना करें, जैसे चांदनी रात में बहता पानी या कोई शांत घाटी। ये शांति तो बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है दिन भर की भागदौड़ के बाद ना सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम रात को सोने जाते हैं। ओहो, रात की एंग्जाइटी। हाँ यार, रात की चिंता और वो विचारों का भवंडर, वो हमारी दिन भर की सारी पॉजिटिविटी को खत्म कर सकता है। एकदम सही कहा। पील ने सोने से पहले मुसीबतों से भरे कान और शांति से भरे मन के बीच का बहुत अच्छा अंतर समझाया है। अगर आप सोने से पहले बुरी खबरें सुन रहे हैं तो आपका दिमाग रात भर उसी तनाव को प्रोसेस करेगा। तो इसे रोकें कैसे? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है SS लर्लाइन जहाज की। अच्छा। उसमें एक यात्री था जो रोज सूर्यास्त के समय जहाज के पिछले हिस्से में जाता था और अपनी सभी चिंताओं को काल्पनिक रूप से समुद्र में फेंक देता था। अरे वाह, ये तो चिंताओं को खुद से अलग करने का बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। हाँ, और एक और व्यवसायी था जिसकी रात की एक रस्म थी। वो ऑफिस से निकलते समय अपनी सारी चिंताओं वाले कागज एक टोकरी में डाल देता था और उस टोकरी पर लिखा था, भगवान के साथ सब कुछ संभव है। मतलब गहरी सांस लेना और सोने से पहले मन को खाली कर देना। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे आज के टेक्निकल नजरिए से देखूं ना, तो हमारा मन एक स्मार्टफोन की तरह है। कैसे? मतलब दिन भर हम उसमें दर्जनों बैकग्राउंड ऐप्स चला रहे होते हैं, चिंताएं, स्ट्रेस, ईमेल्स। यदि आप रात में उन सभी को क्लोज नहीं करेंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे, तो बैटरी खत्म हो जाएगी और अगले दिन सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। नींद से पहले मन को खाली करना सच में उस कैशे मेमोरी को साफ करने जैसा ही है। तो आज की इस चर्चा में हमने कितनी गहरी बातें समझी,
खुद पर विश्वास करना, वो हीन भावना से लड़ना, फिर वैक्यूम क्लीनर तकनीक से नेगेटिविटी को साफ करके लीडरशिप दिखाना। और वो 10 कदम की आदतें अपनाना और रात की शांतिपूर्ण नींद के लिए मन को तैयार करना। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार लाना चाहूंगा जिस पे लोग खुद गहराई से सोच सकें। स्रोत में एक छोटी नकारात्मक बातों या लिटिल नेगेटिव्स के सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। हाँ, जैसे हम अक्सर कहते हैं, यार मुझे पता था बारिश होगी, या मुझसे तो ये काम कभी नहीं होगा। देखने में ये बहुत छोटी बातें लगती हैं। हाँ, लेकिन ये छोटे छोटे वाक्य हमारे अवचेतन मन में जहर घोलते रहते हैं। जरा सोचिए, यदि हम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी पूरी बातचीत रिकॉर्ड करें, तो क्या हम ये देखकर हैरान नहीं होंगे कि हम दिन भर में कितनी बार इन छोटी नकारात्मक बातों का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, हम अनजाने में अपनी ही किस्मत खराब कर रहे होते हैं। हाँ, तो क्यों ना इन आदतों को बदला जाए? इन व्यवहारिक तकनीकों का आज से ही अभ्यास शुरू करें। अपनी स्क्रिप्ट खुद बदलें। खैर, आज के द डीप डाइव में बस इतना ही। बिल्कुल, एक सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करें। सही कहा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।